Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Morning, सर। sir. Good morning. चलो शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 3 मेथड देख लिए थे सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के। पहला पॉइंट मेथड, और उसके बाद हमने देखा था मिरर सिमेट्री, और फाइनली हमने देखा है फोल्डिंग सिमेट्री, है ना। तो सर्किट हो सकता है इन मेथड से सॉल्व हो सके, तो आपको हर क्वेश्चन में इसी अप्रोच से चलना होगा। या तो क्वेश्चन पॉइंट मेथड से सॉल्व होने वाला आएगा, या वो मिरर सिमेट्री का होगा, या फोल्डिंग सिमेट्री का होगा। और क्या क्या टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अगला टाइप जो काफ़ी सिंपल सा है वो है लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि मेंस में पूछ लिया जाए, हालांकि कई बार पूछा जा चुका है। तो लैडर में क्या होता है कि एक इनफाइनाइट लैडर होती है, यानी जनरली इनफाइनाइट कैपेसिटर्स होते हैं, और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा जाता है। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है, और क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। इसे सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिसे हम फॉलो करते हैं हमेशा। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि लैडर रिपीट भी कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट के बाद लैडर खुद को रिपीट करेगी। तो स्टेप 1 में वही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करते हो, अज्यूम करते हो कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू x है। मैं मान लेता हूं कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है उसकी वैल्यू है x, यानी इनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने वाला है उसकी वैल्यू है x, ठीक है ना। स्टेप 2, अब आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर ए और बी का इक्विवेलेंट x आ रहा है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट x आ रहा है, तो यहां अगर मैं पॉइंट ले लूं P और Q, तो क्या आप बता सकते हो कि P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कितना आएगा। हमारे पास एक इनफाइनाइट लैडर है ना, जिसमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x आ रहा है। मैंने क्या किया, जहां से लैडर रिपीट हो रही है वहां पे दो पॉइंट्स इमेजिन किए, इमेजिनरी P और Q, और मैं पूछ रहा हूं कि इस P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कितना आएगा। एक्स। क्योंकि आप इनफाइनाइट लैडर में से एक स्टेप हटा भी दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगभग क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, है ना। तो सीधे हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस द कैपेसिटर्स विद सी इक्विवेलेंट फ्रॉम वेयर रिपीटेशन स्टार्ट्स। जहां से रिपीटेशन स्टार्ट करे वहां से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से सर्किट को रिप्लेस कर दो। तो सर्किट आपका बचेगा, ए यहाँ है, बी यहाँ। ये हमारा पहला स्टेप हुआ, और इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो मैं पूरे हटाकर सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दूंगा। ये सी है, ये सी है, इसे मैं बोल दूंगा एक्स। बात समझ आई, ठीक है ना। Yes. यहाँ लिख देते हैं हम, रिमूविंग वन स्टेप डज नॉट चेंज सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है ना। अब बस सॉल्व करना बड़ा ही इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा तो पैरेलल में हो जाएगा c प्लस एक्स, और उसके साथ c जो है वो सीरीज में होगा। ये इनके बीच का इक्विवेलेंट आना चाहिए x। तो हम लिख सकते हैं स्टेप 3, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज सिंपली 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस एक्स, और 1 बाय सी इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हो 1 बाय एक्स।
है ना। यहां से हमें मिल जाएगा कितना, यहां से मिलेगा आपको 2c, सॉरी हाँ, प्लस x इंटू एक्स इज इक्वल टू c इंटू सी प्लस एक्स। क्लियर है। देखो जरा, यहां से मिलता है 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ऑब्वियसली हम कौन सा वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सिंपली √5 माइनस 1 बाई 2 इंटू सी, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर हुआ। एक बार फिर से देख लो, लैडर प्रॉब्लम में हमेशा क्या हो रहा होगा, एक पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा होगा, तो जहां से भी रिपीटेशन स्टार्ट होता है आप उसके आगे की लैडर को हटा के वहां पे एक सी इक्विवेलेंट का कैपेसिटर लगा देते हो और बस सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हो। प्रिंसिपल क्या है कि अगर इनफाइनाइट लैडर में से एक स्टेप हटा भी दिया जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। यस। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ट्राई करो। सर एक बार फॉर्मूला दिखाइएगा फॉर्मूला नहीं कोई बेटा। सॉरी एक्स का। अच्छा ओके सर, यही है। सर बोलो। सर वो आप इसके पहले का थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर सकते हैं? क्या लेट ज्वाइन किया आपने? सर यहाँ पे आज बहुत मतलब नेटवर्क का इशू है इसलिए। अच्छा, तो देखो लैडर प्रॉब्लम जब भी आएगी तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इनफाइनाइट स्टेप्स है ना, एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो जहाँ से भी हमारा रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे हम दो पॉइंट इमेजिन करते हैं, पी और क्यू इमेजिनरी, और हम ये मान लेते हैं कि अगर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स आएगा इनफाइनाइट लैडर के लिए, तो पी और क्यू के बीच का भी एक्स ही आएगा, क्योंकि एक स्टेप हटा देने से सी इक्विवेलेंट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे बस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स मान लेता हूँ। तो ये तो हमारा पहला स्टेप था, यहाँ से रिपीट हुआ तो वहाँ एक्स मान लिया, इनके बीच का इक्विवेलेंट एक्स आना चाहिए, बस ये दोनों पैरेलल में थे, ये सीरीज में था, तो बस 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स, और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/x ऑब्वियसली, उसे पुट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो अभी मैं ये वाला सॉल्व करूंगा, तब देख लेना। ओके सर। √20c minus 2c by 2. ओके, और किसी का मैच कर रहा है?
चलो देखो मैं करता हूँ, और किसी से नहीं हो पाया है? वही ठीक है, कर लो एक बार। यही बनाएंगे हम रीड्रॉ करके, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ वहां पे बस x अज्यूम कर लेना था, है ना। अब बस सॉल्व कर दो। तो 2c और x पैरेलल में डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, 2c प्लस एक्स। फिर ये c और ये c और ये 2c प्लस एक्स तीनों सीरीज में है, 1/c इक्वलेंट हो जाएगा 1/c प्लस 1/2c प्लस एक्स प्लस 1/c, और इसकी वैल्यू 1/c इक्वलेंट, c इक्वलेंट तो हमारा क्या आना चाहिए, x, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा नीचे c इंटू 2c प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू 2c प्लस एक्स प्लस c इज इक्वल टू 1/x, है ना। यहाँ से हमें मिलेगा कितना, ये हो गया 4c 5c, यानी 5cx प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस cx, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4cx माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर प्लस 2cx माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x आपको यहाँ से मिल जाएगा -2c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4ac बाई 2, है ना। यही आया था। yes sir, 2√2 minus 1 2 माइनस 2 1 इंटू c बाई 2, √2 minus तो सीधे क्या लिख देंगे, √2 माइनस 1 इंटू सी, यही आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो भाई जल्दी, क्या हुआ, नहीं sir, क्या कोई क्या नो सर। हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप लोग होश में रहोगे तो कर पाओगे, बहुत मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, मेरा वो भी आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। प्लस माइनस था ना 2c√2, तो हमने माइनस साइन लेंगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आंसर हो नहीं सकता बेटा, नहीं हो सकता ना। हाँ सर नहीं हो सकता। सर ये जो अभी आपने कराया था क्वेश्चन, इसमें मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हैं? इसके अंदर सर ये जो पिछला क्वेश्चन कराया था इसमें मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री आप क्या करना चाह रहे हो, मिरर कैसे रखोगे, ए बी से परपेंडिकुलर इस तरह से, यस उससे क्या होगा, कोई जंक्शन तो है मैं नहीं बोल ब्रेक सकता करने है। के लिए, कोई जंक्शन ही नहीं है मिरर के नीचे, ब्रेक क्या करोगे। हाँ ओके। ओके चलो।
ट्राई करो, ध्यान से करना। सर हाँ बोलो बेटा। सर C√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट C√3 डिवाइडेड बाय 1+2। किसी का और आ रहा है ये? सर 1 प्लस रूट 3 1+√3। ओके, तो सबसे पहले तो रिपीटेशन कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ नहीं, आपको ध्यान देना है। पहली लैडर डिफरेंट है और यहाँ से लैडर एक अलग बन रही है, तो ये फर्स्ट स्टेप है और रिपीटेशन यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये आपके पॉइंट्स P एंड Q हैं। बात समझ आ रही है? इसे तो आप सेपरेट ही कर लो, इसका तो कोई लैडर से लेना देना ही नहीं है। जब भी ऐसा आए कि पहला स्टेप या उसके बाद दूसरा स्टेप भी आपको फालतू दिया हुआ है जिसका लैडर से कुछ लेना देना नहीं है, तो पहले हम सिर्फ लैडर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं कुछ नाम दे दूं जैसे A' और B', तो मैं मान लेता हूं कि A' और B' के बीच का इक्विवेलेंट x है। बात समझ रहे हो? तो मैं सिर्फ A' और B' के बीच का इक्विवेलेंट निकालूंगा पहले। ये पहला स्टेप हुआ हमारा 2C, और P और Q से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। किसी को इस स्टेप में कोई डाउट है तो यहीं पे पूछ लो प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये लैडर का पार्ट नहीं था, ठीक है ना। ये कोई अलग ही स्टेप दिया हुआ है, यहाँ C और C है जबकि हर जगह C और 2C है, तो उसे मैंने क्या कर लिया, सेपरेट। तो लैडर प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो मैंने उन पॉइंट्स को नाम दे दिया A' और P', और मैंने मान लिया कि A' और B' के बीच का इक्विवेलेंट है x। हाँ सर वो 2C और X के बीच में ऊपर एक और कैपेसिटर नहीं होगा? किसके बीच में? 2C और X के बीच में जो ऊपर वाली लाइन है, A' वाली लाइन, उसमें एक और कैपेसिटर नहीं होगा? कहाँ? ये यार समझ आ गया। ओके चलो, तो मैंने मान लिया A' B' के बीच में क्या है, x एक कैपेसिटर है, x इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा 1/c इक्विवेलेंट, यानी कि 1/x ये होना चाहिए 1/c,
और उसके साथ सीरीज में है 1/2c प्लस एक्स, क्योंकि 2c प्लस एक्स तो पैरेलल है 2c और x, है ना। यहां से मिलेगा 1/x इज c इंटू 2c प्लस एक्स अपॉन 3c प्लस एक्स। ये आपको मिल जाएगा भाई 3cx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस सी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या x मिलेगा हमें -2c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। यहाँ से आपको मिलेगा x की वैल्यू √3 माइनस 1 इंटू सी, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ये मिला है आपको x। अब जो क्वेश्चन था उसको देखो जरा, आपको a और b के बीच का पूछा गया था, तो अब मैं रीड्रॉ करूंगा a और उसके साथ जो b है, और यहां पे मैंने इक्विवेलेंट निकाला है ये x। बात समझे? इनके बीच का इक्विवेलेंट x नहीं होगा, इनके बीच का इक्विवेलेंट तो कुछ y होगा, जिसे अब मैं सॉल्व करके निकालूंगा। ये लैडर का पार्ट नहीं है, बात समझ रहे हो? तो अब ये चीज हो गई पैरेलल और c के साथ सीरीज में, तो 1/y ये सिंपली 1/c प्लस 1/c प्लस x हो जाएगा, और यहाँ से आपको y मिलेगा। अभी काफी गंदा सा इसलिए मैं कर नहीं रहा, ठीक है, पर लिखना आना चाहिए। हम जब कोई क्वेश्चन देगा तो ऑब्वियसली अच्छा डेटा लेगा, ताकि आपका आंसर थोड़ा अच्छा सा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर आपको प्योर लैडर नहीं दी गई है, आगे कोई एक स्टेप ऐसा है जो लैडर का पार्ट नहीं लग रहा, तो उसे पहले सेपरेट कर लिया करो और लैडर प्रॉब्लम को सॉल्व किया करो, जिसका पहला स्टेप रहना चाहिए और जहां से रिपीट हो रहा है वहां पे x मानना चाहिए। फाइनली जो आंसर है उसे अपने ओरिजिनल सर्किट में ऐड करके और फिर सॉल्व कर दो। समझ आया? सर हाँ सर वो सेपरेट वाला स्टेप एक बार जरा और ये बता सकते हो, सेपरेट वाला? बेटा, क्या ये लैडर का पार्ट है? नो, क्योंकि अलग है लैडर जो ना। रिपीट हो रही है वो c और 2c वाला है ना। तो क्या ओके, जो इक्विवेलेंट यहाँ आएगा वही इक्विवेलेंट यहाँ आएगा? यस सर। नहीं। नो सर, यस सर, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि वो लैडर का पार्ट नहीं है, तो मैं इससे अलग कर लेता हूँ पहले ही। अब क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से ध्यान दो, a डैश b डैश से। इसे अगर आप छुपा लो, जो पोर्शन मैंने रेड किया है, इस पोर्शन को अगर आप छुपा लेते हो, तो ये पूरी लैडर दिख रही है कि नहीं दिख रही है आगे से, a डैश b डैश से? यस सर। तो उसको हमने सॉल्व किया जैसे हमने सॉल्व करना सीखा है, a डैश b डैश से, और आंसर हमें मिल गया x। अब जब आंसर x मिल गया तो उसको उठा के बस अपने जिसको सेपरेट किया था उसके साथ ऐड कर दिया। बात समझ आ रही है? ये आपका a डैश यस और ये b डैश, और ओके। फिर फाइनली निकाला। तो अगर कोई सेक्शन लैडर का पार्ट नहीं है तो उसे अलग कर लेते हैं। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो, नो सर। क्लियर? ओके। और कराने की जरूरत है या लैडर वाले समझ गए हो आप क्वेश्चन? समझ गए। किसी को भी जरूरत है तो एक और कर सकते हैं, बोल दो बस। नहीं है किसी को जरूरत? चलो। तो अब जैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन है, अब इसमें लगता है कि लैडर है पर ये कोई लैडर नहीं है, ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बेसिक्स नहीं भूलने।
ठीक है, तो आपको सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बताना है। इनफाइनाइट कैपेसिटर्स हैं। इसमें तो वो फॉर्मूला यूज करना है जीपी वाला मैथ्स वाला। हम्म, तो 7C 7C by 6. ओके। देखो, तो ब्रांच 1 में सब सीरीज के अंदर है, तो उनके लिए तो आप 1/c इक्वलेंट 1 को लिख सकते हो 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/4c। ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है। समझ आई बात? तो आप सिंपली क्या कह दोगे, 1/c इक्वलेंट 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है ना? यहाँ से c इक्वलेंट 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2c by 2. c/2। ठीक है ना, c/2। सिमिलरली 1/c इक्वलेंट 2, ये आ जाएगा 1/c प्लस 1/3c प्लस 1/9c। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो 1/3। तो ये आपको मिल जाएगा c इक्वलेंट 2, इसकी वैल्यू सिंपली हमें मिल जाएगी कितनी, 3c/2। सॉरी, उल्टा करना है, 2C 2c/3। और अब फाइनली c इक्वलेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में, तो c इक्वलेंट 1 प्लस c इक्वलेंट 2 यानी c/2 प्लस 2c/3 क्या आ जाएगा, c इक्वलेंट हमारे पास 7c/6। समझ आया? तो ये बेसिक्स है, सीरीज पैरेलल अगर पहचान लिया तो फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, तो या तो प्लेट्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या पॉइंट मेथड पे मिरर सिमेट्री, फोल्डर सिमेट्री और लैडर प्रॉब्लम, ये सब तो है ही। इनके अलावा सबसे जरूरी जो है वो है कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जैसे ही सबको पता है कि जेई को इंटीग्रेशन कराना काफी पसंद है, भले मेंस हो या एडवांस हो। ठीक है ना? तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना था, है ना? तो अब डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें ढेर सारे डायपोल्स होते हैं, अगर आपको याद हो, है ना? ढेर सारे डायपोल्स होते हैं, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डायपोल्स खुद को क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के डाइलेक्ट्रिक के अंदर जीरो नहीं हो पाती, कारण क्या था उसका, कोई बताएगा? क्या कारण था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बोलो सर वो कंडक्टेंस जो नहीं कर पाता, एक्सटर्नल से कम होता है, डाइपोल की फील्ड उसको कंप्लीटली बैलेंस नहीं कर पाती। बिल्कुल, क्योंकि इसमें पार्शियल पोलैरिटी होती है, तो इनकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो अब क्या काम आता है डाइलेक्ट्रिक का, तो दुनिया में जब भी कैपेसिटर बनाए जाते हैं तो एक्चुअली वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना? सिर्फ इस तरह से बनाना पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि हम दो प्लेट दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है ना, आप ऐसा इमेजिन करो, आप सभी ने डस्टर देखा है,
बोर्ड मिटाने के लिए जो काम आता है डस्टर, ऐसे क्या किया जाता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब ली जाती है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे कि माइका वगैरह ले लिया, उसका डस्टर जैसा स्लैब लिया जाता है और फिर क्या करते हैं, उसके एक साइड पे मेटल की कोटिंग करते हैं और उसके पैरेलल साइड पे मेटल की कोटिंग करते हैं। तो ये जो मेटल की कोटिंग की है ना, ये इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह काम करती हैं और उनके बीच में जो पूरा मीडियम रहता है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या मदद करता है? पहली चीज तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैपेसिटर को। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन करो कि एक पे चार्ज पॉजिटिव था और एक पे चार्ज नेगेटिव था, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं होगा? तो एक तो इनको रोक के रखेगा वो, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसे थोड़ा सा रोबस्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा कैपेसिटर को। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम होता है। और दूसरा देखा गया है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो पहला पर्पस तो क्या हो गया कि डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड्स सपोर्ट to the plates of capacitor, और दूसरा introducing dielectric between plates increases capacitance। समझ आया? तो मान लो कि आपके पास दो प्लेट्स हैं जिनका एरिया आपको दे दिया गया है A और बीच की सेपरेशन दे दी गई है D। अगर इसको मैं कंप्लीटली फिल कर देता हूं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और यहां मैंने एक स्लैब यूज की है डाइलेक्ट्रिक की कुछ इस तरह से, ठीक है ना? तो बताइए कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? आप सिंपली बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? अच्छा, मुझे यहां से आप बता सकते हो, इमेजिन करो। वैसे तो मैं बोल दूं तो आपको रट भी लेना चाहिए। इस पे अगर प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, तो ये दोनों मिलके फील्ड कितनी बनाते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में कितनी दिखेगी? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड के टाइम्स क्या हो जाती है? कम। ठीक है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो अब आएगा वो होता है ई इंटू डी, तो वो आएगा सिग्मा डी बाय के एप्सिलॉन नॉट। याद है? और हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे? क्यू बाय डेल्टा वी। क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए बाय डेल्टा वी, हो गया सिग्मा इंटू डी बाय के एप्सिलॉन नॉट। और कैपेसिटेंस जो आपको मिलता है उसकी वैल्यू मिल जाती है C इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी या K इंटू सी नॉट। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो गया कितने टाइम्स? K टाइम्स। इंक्रीजेस K टाइम्स। चाहे कैसा भी कैपेसिटर हो, कभी भी आप उसके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो वैक्यूम के कंपैरिजन में उसका कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ ही जाएगा। यहाँ C0 है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम या कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। याद रहेगा?
तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है k टाइम्स। कोई दिक्कत किसी को? नो। चलो ठीक है। तो इसी के ऊपर सीक्वेंट कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और बता देता हूं, जो कि है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज एट साइड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि पहले ही देख चुके हो आप, है ना। तो मान लो कि ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और ये उसकी प्लेट्स हैं। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, पर मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ ताकि हमें कुछ दिख सके डायग्राम में, ठीक है। ये एकदम कांटेक्ट में है पर हम एकदम बना रहे हैं ताकि हम समझ सकें। तो इसके ऊपर अगर प्लस सिग्मा है और इसके ऊपर माइनस सिग्मा है, तो एक चीज तो आपको पता है, ये चार्ज कहाँ रहता है, आउटर वॉल पे या इनर वॉल पे? इनर वॉल पे सर। हम पहले ही देख चुके हैं, यानी Outer कि wall पे सारा 0 हो पॉजिटिव जाएगा। चार्ज यहाँ अंदर रहता है यस। और सारा नेगेटिव चार्ज भी यहाँ अंदर रहता है। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ बनाते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल पोलैरिटी इंड्यूस होगी। ये हम देख चुके थे पहले। तो यहाँ हल्का सा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और यहाँ हल्का सा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ भी मैं बोल देता हूँ कि सिग्मा आई इंड्यूस हुआ, माइनस सिग्मा आई, और यहाँ प्लस सिग्मा आई, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स, और सिग्मा आई है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन साइड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है कि नहीं? ये हमें पता है। और मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ओके, अब आपको इनके बीच में बस रिलेशन बतानी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो E एक्सटर्नल है ये तो अंदर जाएगी ही, और एक बनाई जाएगी E इंड्यूस्ड, है कि नहीं? तो E नेट जो होगी वो होगी E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड। अगर आपको याद हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। साथ ही साथ E नेट जो होगी वो होगी E एक्सटर्नल बाय K, K जहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिलता है यहां से E एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 बाय K इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड। याद है कि नहीं? Yes. अच्छा, अब E एक्सटर्नल कितना है? एक्सटर्नल प्लेट्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड। E इंड्यूस्ड कितना होगा? तो इन प्लेट्स को अगर आप देखो तो यहाँ माइनस सिग्मा आई है और यहाँ प्लस सिग्मा आई है, तो ये दोनों इधर बनाएंगे कितना? सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वही सेम कहानी, सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट जो आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी दो प्लेट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ से हमें सिग्मा आई की वैल्यू मिल जाती है सिग्मा 1 माइनस 1/k। यानी कि अगर आपको प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी पता है तो आप डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी बता सकते हो। तो यहाँ तक का फॉर्मूला तो हम पहले ही डिराइव कर चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बस मैंने उनकी वैल्यूज पुट कर दी है। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक फॉर्मूला आ गया है। चलो बढ़िया। आगे है कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विद अ डाइलेक्ट्रिक, इसमें हम थे। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि किसी कैपेसिटर के अंदर, जैसे सबसे पहला मैं वही ले लेता हूं, अ कैपेसिटर completely filled with dielectric, क्या होगा? अगर कोई कैपेसिटर आपके पास C0 है, उसे आप पूरी तरह से किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दो K नॉट बाई के हो जाएगा, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा KC0। KC। ये अभी हमने जस्ट देखा है, कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स, पूरी तरह से भरा है तो। क्वेश्चन आता है, वो आता है पार्शियली फिल्ड पे। पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, जैसे एक मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, बाकी इसी में आपको मेन सोचना है। तो जैसे ये प्लेट्स हैं, ये है ए प्लेट, ये है बी प्लेट, और यहां से मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की है जो कि D/2 थिकनेस की है। टोटल डिस्टेंस ऑब्वियसली D है और प्लेट का एरिया A है। बात समझे? इसका अगर मुझे कैपेसिटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके स्टेप्स ध्यान से देखना, क्योंकि आगे चल के एक क्वेश्चन आएगा जो कि आप गारंटीड गलत करोगे। मोस्टली बच्चे गारंटीड गलत करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कैपेसिटर को जब भी उसमें पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हो तो उस कैपेसिटर को स्प्लिट करते हैं या ब्रेक करते हैं। बात समझ आई? तो आपको क्या करना है, स्प्लिट कैपेसिटर into 2 or more capacitors from points having same potential, स्टेप 2 रहेगा हमारा रीड्रॉ, ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या कर देंगे, सॉल्व। तो क्या मतलब है पहले स्टेप का? पहले स्टेप का मतलब है उस पॉइंट का पता लगाओ जहां पे कि कुछ बदल रहा है, यानी कि फील्ड बदल रही है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं। तो हमें पता है यहाँ पे वैक्यूम है D/2 डिस्टेंस के लिए, जबकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है। तो अगर मैं इसे रीड्रॉ इस तरह से करूं कि ए पॉइंट तो यहां रहे, ये हमारी प्लेट है, मैं D/2 तक तो एक कैपेसिटर बनाऊं, और यहीं से एक और प्लेट बना के इस तरह से दूसरा कैपेसिटर बना दूं। बात समझ आ रही है क्या? मैंने जब रीड्रॉ किया तो मैंने 2 प्लेट्स एडिशनली बीच में इंट्रोड्यूस कर दी हैं, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, जो कि ओरिजिनल डायग्राम में नहीं थी।
और इनको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि ये बेसिकली इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। अरे समझ आ रहा है? यस यस तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ये, मैं क्यों कर रहा हूं ये बताओ, क्योंकि मुझे कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है, तो हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर ही बने। ठीक है, तो ये याद रखना कि वाइल स्प्लिटिंग वी गेट either completely filled और completely empty कैपेसिटर्स। आप जब भी ब्रेक करो तो ये याद रखना कि जो दूसरे कैपेसिटर्स आप बनाओ वो या तो पूरी तरह से भरे हुए होने चाहिए या पूरी तरह से खाली होने चाहिए। अब आपको दो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, मैं बोल देता हूं इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है। दोनों किसके अंदर है भाई, सीरीज या पैरेलल, ये आपको पहचानना है। सीरीज। सीरीज समझ आ रहा है क्या सबको? सीरीज में C1 की वैल्यू लिख देते हैं। C1 पूरी तरह K से भरा हुआ है तो इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स तो हो गई, इनटू कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की जगह D/2, और C2 जो होगा वो खाली है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, और 1/C इक्विवेलेंट को सिंपली आप 1/C1 प्लस 1/C2 लिख सकते हो क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। बात समझ आई? तो जब भी आपका कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड है तो आपको उसे स्प्लिट करना है, और इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपको या तो कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर्स मिले या कंप्लीटली एम्प्टी कैपेसिटर्स मिले। रीड्रॉ करने के बाद आपको सीरीज पैरेलल पहचानना होगा और उसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ज्यादा चांसेस इसी के रहते हैं आने के। कोई डाउट है किसी को नो मेथड में? नो सर। चलो तो क्वेश्चन करो। कैलकुलेट C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बाद में छाप लेना, छापना इतना जरूरी नहीं, सीख लो पहले। हाँ बताओ। और ऊपर करना है या दिख रहा है जो देखना था? दिख गया। हो गया सर।
आया? यस सर। यस सर। आई होप सबने रीड्रॉ तो कर लिया होगा। इस तरह से एक और एक और 3 कैपेसिटर्स बनेंगे शायद, है ना? यस सर। ये पूरी तरह से K से भरा हुआ है, ये पूरी तरह से 2K से भरा हुआ है। ये हमें पता है D/4 है, ये हमें पता है D/2 है, टोटल डिस्टेंस D है तो ये भी आ गया D/4। C1 कह दो, C2 कह दो, C3 कह दो। C1 की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D/4। C2 की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, सॉरी 2K। और C3 खाली है एकदम, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D/4। और 1/C इक्वलेंट को सिंपली आप 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सब? यस है ना? तो जैसे पहले मैंने एक स्लैब ली थी, अब इस क्वेश्चन में मैंने 2 स्लैब ले ली। तो अब क्या होता है कि ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हम एक जनरल रिजल्ट निकाल लेते हैं। मान लो कि कोई n स्लैब्स रख दे, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन एग्जाम में करना, इसलिए हम क्या करते हैं उसका रिजल्ट ही याद रख लेते हैं। ओके, तो इस तरह से स्लैब है मान लो, जिसका प्लेट एरिया, सॉरी कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A है, ठीक है, प्लेट का सेपरेशन वही D ले लेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्लैब्स हैं, जैसे ये दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ स्लैब रखी गई हैं, जिसमें मान लेते हैं ये K1 है, ये K2, ये K3, इनकी थिकनेस है T1, T2, T3, ठीक है, पूरा जनरल ले रहे हैं। प्लेट्स की सेपरेशन D मान लेता हूं मैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? ट्राई करना चाहते हो खुद से? n प्लेट्स हैं हमारे पास, बताओ भाई। तो जब रीड्रॉ करोगे, चलो मेरे साथ कर लो, बताते जाओ अगर बस खुद से नहीं कर पा रहे तो। जब आप रीड्रॉ करोगे तो क्या होगा? n कैपेसिटर्स आपको मिलेंगे। कितने कैपेसिटर मिलेंगे बताओ? n नहीं मिलेंगे, यही तो दिक्कत है। ये पहला वाला पूरी तरह से K1 से भरा है, ये T1 है, ये पूरा K2 से भरा है, ये T2 है। ऐसे चलते चलते जीवन में ये पूरी तरह से Kn से भरा होगा और इसकी थिकनेस Tn होगी। फिर जो खाली जगह छूट गई है, जो वैक्यूम है, उसका भी तो आप एक कैपेसिटर बनाओगे। अरे बोलो। यस सर। यस। जैसे कुछ खाली जगह अगर रह गई, जरूरी थोड़ी सारी थिकनेस मिलके D के इक्वल ही हो, तो ये आपका वैक्यूम वाला कैपेसिटर भी तो बनेगा।
तो टोटल n स्लैब हैं तो n+1 कैपेसिटर हमें मिलेंगे। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ कुछ x। ओके चलो, C1 आपका क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T1। C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई T2। सिमिलरली चलते चलते Cn ये हो जाएगा Kn एप्सिलॉन नॉट A बाई Tn। और फाइनली कैपेसिटर जो वैक्यूम वाला होगा वो हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A बाई x। तो 1/C इक्विवेलेंट जब लिखोगे तो वो आपको मिलेगा T1 बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस T2 बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 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 Tn बाई Kn एप्सिलॉन नॉट A और प्लस x अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। मिलेगा या नहीं? है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें से मैं क्या करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ आपको मिल जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस Tn बाई Kn और प्लस x। ठीक है ना? x जहाँ पे क्या है, x बेसिकली d माइनस सारी थिकनेसेस है, तो सिर्फ x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसे अगर हम उल्टा कर दें तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलता है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू वो मिलेगी एप्सिलॉन नॉट A बाय, ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट अगर कर दें तो d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक और प्लस Yes. T बाई के, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 एंड सो ऑन। तो जो फॉर्मूला हमें यहाँ से मिलता है सी इक्विवेलेंट का, वो मिलता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस समेशन ऑफ टी आई। आई जहाँ 1 से लेके n तक है, सबकी थिकनेस का माइनस, प्लस समेशन ऑफ टी आई बाई के आई, आई जहाँ 1 से लेके n तक। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, याद रख लेते हैं डायरेक्टली। कितनी भी स्लैब दी गई हो, डायरेक्टली d माइनस सारी स्लैब्स की थिकनेस का समेशन प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 एंड सो ऑन। तो एक जनरल रिजल्ट आ जाता है। नोट डाउन कर लो सभी लोग। सर हाँ सर वो वैक्यूम वाले तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना? हाँ, वो तो सबका एक बना दिया ना कंबाइन करके। अच्छा हाँ सर। उन सभी में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। याद रखना, फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब सारी स्लैब सीरीज में हो। सर वो वैक्यूम वाले कंबाइन वाला नहीं पता चला था। सारे वैक्यूम के वाले जो कैपेसिटर्स हैं उनको एक बना देते हैं, उनका एक सर वो भी कैपेसिटर। ऐसे एक एक सीरीज में नहीं होंगे? वो सब जोड़ के एक ही बन जाएंगे, आप निकालोगे तो सेम ही आएगा। अच्छा ओके सर। देखो मैं बता भी देता हूँ, जैसे मान लो ये हैं, ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है, तो 1/c इक्विवेलेंट ये आप लिखोगे x1 बाय एप्सिलॉन नॉट A प्लस x2 बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो c इक्विवेलेंट आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय x1 प्लस x2। तो वो सभी जुड़ के क्या बन जाएंगे, एक ही बन जाएंगे। हाँ सर यस सर।
चलो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बना देते हैं, बताना है मतलब आपको। चलो भाई फिर इसमें वैक्यूम का भी गिनना ही है ना? बेटा वैक्यूम बचे ही नहीं इसके अंदर। नहीं सर, कि इसके पहले वाले था ना जनरलाइजेशन, उसमें भी एकदम लास्ट तक भरा हुआ था, तो फिर उसमें वैक्यूम गिना था इसीलिए। उसमें किसने बोला लास्ट तक भरा हुआ था? बीच बीच में गैप भी तो हो सकता है। ओके सर। वो सिर्फ चिंता मत करो, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। ओके। हो गया सर। हाँ भाई हो गया, कह रहे हैं लोग। सबका हुआ है या ये भी नहीं हो पा रहा तो काफी दुख की बात हो जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई करना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, ठीक है ना, सभी की थिकनेसेस का समेशन। तो कितना हो जाएगा, डी माइनस डी हो जाएगा प्लस टी बाई के, है ना, यानी कि 3k बाई 3d/4, सॉरी t बाई के है, थिकनेस बाई के, यानी कि 3d/4 बाई 3k और प्लस d/4 बाई के। तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया, k ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, d/4 प्लस d/4 यानी d/2। अरे यही आया क्या? यस यस हाँ यस सर। चलो अगला क्वेश्चन कर डालो। सर वो कॉपर का डाइलेक्ट्रिक। अब वो सब खुद थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे हो ना बेटा, बता चुका हूँ मैं। यही सब तो पता लगता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है, चल भी रही है नहीं चल रही है। चलो भाई आया सेकंड का। यस यस। क्या आया?
इतना टाइम बोलने यहाँ में पे तो कॉपी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। d माइनस d/4 प्लस d/4, स्लैब्स की थिकनेस ऐड कर दी, प्लस t/k, यानी d/4 अपॉन k क्या दिया है k, प्लस d/4 अपॉन कॉपर का क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन्फिनिट। इनफाइनाइट। कंडक्टर है, कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है, बताया था, ठीक है ना। यहाँ से आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2 प्लस ये आपको मिल गया d/4 के। समझ आया, यही आंसर है। तो भूलना नहीं है कि कॉपर यानी कि कंडक्टर, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इसके ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, सिंपल ही है, जनरल फॉर्मूला मिल चुका है, सबको पुट कर देना है। बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर कंडक्टर आ जाए तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, चलो, ऐसी सिमिलर क्वेश्चन लिया है एकदम। तो वही इस बार क्या किया है, बस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल लगा दिया है। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कैसे ब्रेक करोगे ये बताओ? हो जाएगा ना। कैसे ब्रेक करूंगा इसे, मैं रीड्रॉ किस तरह से करूंगा ये जानना चाहता हूं मैं। आप देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है क्या वही नीचे है? अरे भाई, यस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में होगी वही नीचे तो नहीं होगी ना। तो आपको इस बार कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि एक आप पूरी तरह से भरा हुआ बनाना चाहते हो या तो आप खाली बनाना चाहते हो। तो पूरी तरह से भरा हुआ अगर बनाएं तो इसी तरह से हम कैपेसिटर्स को बना सकते हैं, जिसमें ये पूरी तरह से K से भर गया और ये नीचे वाला पूरी तरह से खाली है। अरे भाई, बात समझ आ रही है क्या? ऐसा मैंने क्यों किया Yes, sir. कि मुझे कैपेसिटर एक कंप्लीटली फिल्ड चाहिए या फिर एम्प्टी चाहिए। दोनों किसके अंदर हैं, सीरीज या पैरेलल? पहले पैरेलल पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ आई? तो C1 इसका तो मैं कह दूंगा ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट a/2 बाई डी, और नीचे वाला C2 ये हो गया एप्सिलॉन नॉट a/2 बाई डी। तो C इक्वलेंट क्योंकि पैरेलल है तो C1 प्लस C2 यानी कि मिल गया एप्सिलॉन नॉट a/2d इंटू K प्लस 1। कोई समस्या? नो बोलिए। अब कुछ लोग क्या है, सीरीज पैरेलल पहचानने में ही परेशान रहते हैं पूरे जीवन। तो मैंने एक चीज नोट की है, तो मैं इस तरह से समझता हूं, जब भी मैं वो बता रहा हूं आपको, ये कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वाइल रीड्रॉइंग, जब आप रीड्रॉ कर रहे हो, पहले मैं बता देता हूं क्या, जब भी हम सर्किट को रीड्रॉ करें तो रीड्रॉ करने पर अगर हम मेन प्लेट को ब्रेक करें, मेन प्लेट हमारी प्लेट होती है ए से कनेक्टेड प्लेट और बी पॉइंट से कनेक्टेड प्लेट, उस प्लेट को आपको अगर ब्रेक करना पड़े तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन शो करता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ए और बी प्लेट कभी भी ब्रेक नहीं होती। आप जब भी रीड्रॉ करते हो तो आप ए को एज इट इज रखते हो पूरी प्लेट, ठीक है ना, और उसके साथ इमेजिनरी प्लेट्स बनाना शुरू कर देते हो। तो इसके लिए इस तरह बनाया गया होगा, 3 कैपेसिटर बनाए गए होंगे, जिसमें ये पूरी तरह से भरा हुआ था K से, ये पूरी तरह भरा हुआ था कॉपर से, और बीच वाला वैक्यूम में था। तो अगर आप देखो तो ए और बी प्लेट हमारी ब्रेक नहीं हुई थी, वो इंटैक्ट थी जब हमने रीड्रॉ किया तो, जबकि इसके अंदर हमें प्लेट को क्या करना पड़ा, ब्रेक करना पड़ा। तो ऐसे ही एक टिप टाइप याद रख सकते हो, व्हाइल रीड्रॉइंग इफ द प्लेट्स A and B आर स्प्लिट, या ब्रेक लिख दे यहाँ पे, तो पैरेलल रिप्रेजेंट करता है, और वो अगर इंटैक्ट रहें
तो वो सीरीज रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है ना। बस एक ऑब्जर्वेशन टाइप है जो काम कर जाती है हमेशा, समझ आ रहा है, क्योंकि पूरा खेल सीरीज पैरेलल पहचानने का ही है, उसी में आगे चल के कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, समझ आया क्वेश्चन? चलो एक आप कर लो। सर वो इंटैक्ट पे क्या पॉइंट था? इंटैक्ट में सीरीज में रहेगी यार, ऑब्वियस है, तोड़ने पे पैरेलल में जा रही है। चलो बता दो फटाफट। तो सेपरेशन में डी लेना है, मतलब कुछ और। हाँ बेटा, प्लेट का पूरा एरिया है, सेपरेशन डी। सर नीचे कीजिए तो, क्या हुआ? नीचे वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे। इसका आ गया आंसर? यस यस सर। क्या यस। करेंगे? इस ब्रेक करके 3 बनाएंगे के तो एप्सल कैसे बनेगा? नॉट ए, डी। ये बी, नॉट ए बाई 2। एक ये पूरी तरह से भरा हुआ ऊपर और एक ये पूरी तरह से भरा हुआ नीचे। ये के से भरा हुआ है, ये 2k से भरा हुआ है, तो सी इक्वलेंट सिंपली C1 प्लस C2, यानी कि k एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 बाई डी प्लस 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 बाई डी, यानी कि 3k एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। आई होप सबका आ गया था। अगला क्वेश्चन कर लो। इसमें 3 स्लैब हैं। आ गया सर। क्या आया? तो 3 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 5d। ओके, और किसी का आ रहा है? फिर 17/5 है। 17/5 आ रहा है। ओके, यस सर 17/5 है।
चलो रीड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ। पहले तो ऊपर वाले को अलग ले जाना पड़ेगा, तो पूरा एक कैपेसिटर तो ऊपर बन गया जो पूरी तरह से भरा हुआ है के से। नीचे वाले को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। अरे है कि नहीं? किसी को कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज पूछो। ये भरे जाएगा 2K से, ये भरा रहेगा 3K से, है कि नहीं? ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो C1 तो हो गया हमारा K एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई डी। C2 हो गया हमारा 2K एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। और सिमिलरली C3 हो गया 3K एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D/2, है ना? अब C2 और C3 तो किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर, सॉरी सीरीज के अंदर, और C1 के साथ वो है पैरेलल में। तो C इक्वलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 C3 बाय C2 प्लस C3। कहीं पे कोई डाउट? बोलिए भाई। नो नो सर। प्लस C2 C3, ये हमें कितना मिल जाएगा? अपॉन C2 प्लस C3, यानी कि 5K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना? ये मिल गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस ये उड़ गया इसके साथ, ये हो गया 6/5 K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो 17K एप्सिलॉन नॉट A बाई 10D। ये आ रहा था क्या? क्यों भाई? 5D आ रहा था नहीं? बाई 5 आ रहा है। 5 कैसे आएगा? 10D आ रहा है सर सर। 10 ही है। कैलकुलेशन एरर कर दी होगी कोई। तो समझ आ रहा है शायद सबको कैसे स्प्लिट करते हैं ना? यस। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक काम करता हूँ, ये भी दे देता हूँ।
12 के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ए बाय 7d सर। 12 के एप्सिलॉन नॉट ए बाय 7d। ओके, और किसी का सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? सर अलग आ रहा है। अलग आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है तुम्हारा? सर 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अच्छा, ठीक है। और कोई? यस सर, वही आ रहा है लास्ट वाला। यस सर 2 के सर, एप्सिलॉन नॉट वाला आ रहा है। तो सर आ रहा है। मैच कर रहा है यानी कि सच हो सकता है, सही हो सकता है। ओके, क्या आ रहा है? 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और किसी का कुछ और? चलो भाई, सर वही सबसे पहले हाँ सर वही है। टाइम चाहिए करने के लिए? नहीं सर वही है। अच्छा, सबसे पहले बताओ रीड्रॉ कैसे करेंगे? कितने कैपेसिटर आएंगे जब आप रीड्रॉ करोगे? 2। सर 3 आएंगे, 2 सीरीज में होंगे। 3 मतलब 2 आएंगे। पैरेलल में होंगे, 1 सीरीज में। और ये 2K, यस ये K, ये 3K, है ना? यस सबने यही किया है? यस यस। तो ये सही नहीं है, ठीक है ना? इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाया था, क्योंकि मैंने कहा भी था मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्टली सब लोग गलत करेंगे। यहाँ तो सब नहीं गलत कर दिया। तो यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? आप एक बहुत बेसिक सी चीज भूल गए। क्या? मुझे बताओ, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, क्या वो सेम होगा? ऐसा सोचो कि बी पॉइंट का पोटेंशियल तो फिक्स है, जो भी बी का होगा वो इस पॉइंट का होगा और वो इस पॉइंट का होगा, क्योंकि पूरी प्लेट बी है। सही कह रहा हूं क्या मैं? यस पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। क्या यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? नहीं, नीचे की 3 टाइम्स ज्यादा। ऑब्वियसली नहीं है। दोनों का डिस्टेंस जरूर सेम है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा? नो अरे बोलो। अलग अलग आएगा। तो यहाँ अलग है। कुछ पोटेंशियल आएगा V1 और यहाँ कुछ पोटेंशियल आएगा भाई V2। अब अपना डायग्राम देखो। डायग्राम में ये वाला V2 वाला पॉइंट कुछ यहाँ है और V1 वाला पॉइंट कुछ यहाँ है और V2 वाला पॉइंट कुछ यहाँ है, और आपने दोनों को एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है डायग्राम में। अरे है कि नहीं? गलत है कि नहीं है? यस। जब आपको पता है कि B का पोटेंशियल फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, पर दोनों स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग आएगा, तो इन्हें मैं एक पॉइंट से वापस से ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ? तो ये तो काम करेगा ही नहीं हमारा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर आप क्या करते हो? बड़े वाले को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर देंगे। इसको आप स्प्लिट कर देते हो, और जब आप रीड्रॉ करते हो तो सर्किट बनता है कुछ ऐसा, 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4। अब भले ही यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये पता है इसके एंड का जो पोटेंशियल होगा और इसके बिगिनिंग का जो पोटेंशियल होगा, ये दोनों तो सेम ही होंगे ना। ये तो ऑब्वियस था, इसलिए मैंने दोनों को ज्वाइन किया है। समझ रहे हो? इसका एंड और इसका बिगिनिंग। ये पूरी तरह से 2K से भरा हुआ, ये भी पूरी तरह से 2K से भरा हुआ,
ये आपका k से भरा हुआ और ये आपका 3k से भरा हुआ। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। ऐसे C1, C2, C3, C4 अगर कह दें, C1 हो जाएगा हमारा 2k एप्सिलॉन नॉट a/2 क्योंकि स्प्लिट कर दिया है अपॉन d/2। C2 हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a/2 बाई d/2। C3 2k एप्सिलॉन नॉट a/2 बाई d/2 और C4 3k एप्सिलॉन नॉट a/2 बाई d/2। और फाइनली आप देख सकते हो C इक्वलेंट C1 C2 सीरीज में है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस उनके साथ पैरेलल में C3 और C4। अरे समझ आया क्या? यस सर 28/15 इंटू k एप्सिलॉन नॉट a/d। किया था तुमने ये? खुद से कर लिया था क्या पहले? नहीं सर, ये अभी कैलकुलेट किया मैंने। ओके चलो, तो अगर खुद से हो जाता है इसका मतलब आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे थे। कहा भी था मैंने कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स पर ही हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना हमेशा स्प्लिट करते समय जिन प्लेट्स को आप रीड्रॉ करते समय कनेक्ट कर रहे हो उनका पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ देख सकते थे कि नीचे वाले पोर्शन का जो पोटेंशियल होगा वही इसके बिगिनिंग का भी पोटेंशियल होगा। अरे समझ आया? Yes. क्लियर है? Yes. Yes. यस सर। ठीक है भाई, तो आज यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।